नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि मुकदमेबाजी के पक्षकार को अपने दावों से इनकार करने के कारणों के बारे में सूचित करने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे के पक्षकारों को यह अधिकार है कि वे अपना दावा खारिज होने का कारण जानें। जस्टिस मैरी जोसेफ ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित एक नॉन स्पीकिंग ऑर्डर खारिज करते हुए कहा कि हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि मांगी गई सभी राहतों की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन एक पक्षकार को ये जानने का हकदार है कि उसकी प्रार्थना क्यों अस्वीकार कर दी गई। कोर्ट ने कहा, कोई कठोर नियम नहीं है कि पक्षकार के सभी दावों की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन पक्षकार को अपने दावे को अस्वीकार करने के कारणों के बारे में सूचित करने या भविष्य की तारीख पर विचार करने के लिए समय देने का अधिकार है, चूंकि इस तरह आक्षेपित आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट को लिखे गए एक ईमेल के जवाब में उन्होंने कहा, किसी भी बड़े वैक्सीनेशन अभियान में इस तरह की आकस्मिक घटनाएं और मौतें होती है, वे वैक्सीन के कारण नहीं होती है, बल्कि वास्तव में घटनाओं की पृष्ठभूमि दर का एक हिस्सा होते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, कोविशील्ड घनास्त्रता या किसी अन्य हृदय संबंधी घटनाओं का कारण नहीं बनता है। ज्ञात प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं इंजेक्शन साइट प्रतिक्रियाएं, बुखार, सिरदर्द, अस्वस्थता, थकान इत्यादि है। अधिकांश प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं गंभीरता से हल्के से मध्यम होती है और आमतौर पर टीकाकरण के कुछ दिनों के भीतर हल हो जाती है। याचिकाकर्ता के अनुसार उनकी बेटी ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक 28 जनवरी 2021 को नासिक में ली थी। 5 फरवरी को उसके सिर में दर्द हुआ। उसने इसे डॉक्टर को दिखाया, जिन्होंने हल्के माइग्रेन का निदान किया, जिसके लिए उसने दवाएं ली और बेहतर महसूस किया। इसके बाद उसने 6 फरवरी को दोपहर को गुड़गांव की यात्रा की और 7 फरवरी की मध्यरात्रि को 2 बजे सुबह को थकान के साथ उल्टी के कई एपिसोड हुए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता बेटी को शहीद घोषित करे और भारत में डॉक्टर स्नेहल लूनावत के नाम से एक समर्पित शोध संस्थान खोले। याचिकाकर्ता ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर झूठी प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया कि वैक्सीन के नैदानिक ट्रायल के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित कोई दुष्प्रभाव नहीं पाया गया। याचिका में आगे कहा गया कि भारत संघ ने अपने 28 नवंबर 2021 के हलफनामे में जैकब पुलियल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये स्पष्ट किया कि भारतीय कानून के अनुसार वैक्सीन निर्माण कंपनियों के लिए कोई प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है। याचिका में कहा गया कि राज्य के अधिकारियों को जिम्मेदार अधिकारियों और कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से मुआवजे की राशि वसूल करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। याचिका में कहा गया कि राज्य के अधिकारियों को नागरिकों की और मौतों को रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और जैव नैतिकता और मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा के नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 के दुष्प्रभावों को प्रकाशित करना चाहिए। लूनावत ने तर्क दिया कि उनकी बेटी को वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वो एक स्वास्थ्य कर्मचारी है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक द्वारा गलत बयान दिया गया था कि वैक्सीन सुरक्षित है। याचिका के अनुसार केंद्र सरकार की आफ्टर इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI कमेटी ने 2 अक्टूबर 2021 को स्वीकार किया कि उनकी बेटी की मौत वैक्सीन के साइड इफेक्ट का परिणाम है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक मेडिकल स्टूडेंट के पिता ने एक याचिका दायर की है। इस याचिका में स्टूडेंट के पिता ने 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसकी बेटी की मौत कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण हुई है। याचिका में प्रतिवादियों में कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके सहयोगी बिल गेट्स के साथ साथ राज्य और केंद्र के अधिकारी शामिल है। याचिकाकर्ता दिलीप लूनावत ने दावा किया कि उनकी बेटी स्नेहल लूनावत नागपुर के एक मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ व्याख्याता थी। उसने 28 जनवरी 2021 को कोविशील्ड वैक्सीन ली और इसके 1 महीने के बाद 1 मार्च 2021 को इसके साइड इफेक्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले की चल रही जांच में
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के सचिव सुमित रॉय को एजेंसी के समक्ष पेश होने के दौरान गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने राय को 25 जनवरी 2022 को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें 1 फरवरी को सुबह 11 बजे जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। मुंबई में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत ने एमआईटी यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट यश कुमार को क्लब हाउस ऐप मामले में जमानत दे दी। यश कुमार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। क्लब हाउस चैट रूम में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जाती थी। यश कुमार जमानत पाने वाले 3 आरोपियों में पहला है। पुलिस ने उसे 20 जनवरी 2022 को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A, 295A, 354A, 354D और धारा 509 सपठित सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत गिरफ्तार किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में एक महिला सहित 2 हत्या के दोषियों की उम्र कैद की सजा रद्द करते हुए कहा कि 99 अपराधी भले छूट जाए, लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 114 के तहत पारित 2 सिद्धि के 2012 के आदेश के खिलाफ हत्या के 2 दोषियों द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस उपायुक्त द्वारा एक सतर्कता जांच करने का निर्देश दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने पर एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई। संज्ञेय अपराध की लिखित शिकायत का खुलासा करने के बावजूद समझौता और मामले को इस आधार पर छोड़ने की अनुमति क्यों दी गई। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि एक संज्ञेय अपराध का खुलासा होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज न करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य में निर्धारित कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 फरवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में 2 न्यायिक अधिकारियों को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। उक्त नाम है न्यायिक अधिकारी यूएस जोशी फाल्के, न्यायिक अधिकारी बीपी देशपांडे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उपरोक्त सिफारिशों को दोहराया है। कॉलेजियम ने पिछले साल 29 सितंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में उक्त न्यायिक अधिकारियों के नामों को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में प्रस्तावित किया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 1 फरवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में न्यायिक अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उपरोक्त सिफारिश को दोहराया है। कॉलेजियम ने पिछले साल 1 सितंबर 2021 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त न्यायिक अधिकारियों के नामों को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में प्रस्तावित किया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।